प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो यंग लड़कियां है वो इंस्टाग्राम पे है, पर यंग लड़के हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है। और मुस्लिम मेजोरिटी लड़के इंस्टाग्राम पे है, और वो इंस्टाग्राम पे 15 साल से 17 साल 18 साल की लड़कियों को, माइनर लड़कियों को टारगेट करते हैं। फैमिली मैन 2 में जो बात बताई है ना कि वो 15 साल की लड़की को सलमान जो है कल्याण बन के इंस्टाग्राम के माध्यम से अप्रोच करता है, वो बिल्कुल सही है। जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने के लिए आसमान बाकी है। हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, अभी तो और भी सख्त इम्तिहान बाकी है। कविता की इन 4 पंक्तियों के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। आपके साथ मैं हूँ राजीव चौधरी। राजस्थान के एक छोटे से शहर सिरोही में जन्मी और पली बड़ी, जीवन में संघर्ष किया, चुनौतियों का बखूबी सामना किया और अपने मजबूत इरादों से लाखों लोगों तक अपनी बात न सिर्फ पहुंचाई, बल्कि अपनी निडरता, साहस और बेबाकी से राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों को लगातार उठाकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों को जवाब दिया। हिंदुस्तान, हिंदुत्व और भारतीय राजनीति का सटीक आकलन करने वाली नाम है एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी। नमस्कार काजल जी, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके चैनल के साथ जुड़ने की, आपके व्यूअर्स के साथ जुड़ने की, एंड ये पहली बार हो रहा है कि मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आज हम रूबरू हो रहे हैं और हम एक काफ़ी ज्वलनशील मुद्दों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में जो भी सारे मुद्दे चल रहे हैं लेटेस्ट, मुझे लगता है आज हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। एंड आपके व्यूवर्स को भी मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि नाम ही रंग दे बसंती है और उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनका भी दिल से धन्यवाद। काजल जी, राजनीति से ही शुरू करें तो भारत से पाकिस्तान जाकर रोने का माहौल देश में क्यों बन गया है? पिछले साल मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए और बोले कि अब भारत का माहौल ठीक नहीं है। इसके बाद दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हम 370 खत्म कर देंगे। उससे पहले एक बार मणिशंकर अय्यर ने तो पाकिस्तान जाकर कहा था कि हमारी सरकार बनवाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या कांग्रेस की सरकार भारत की जनता चुनती है या पाकिस्तान? देखिए, जहां तक मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों का सवाल है, तो ये लोग पता है क्या है, ये लोग आज के जमाने के औरंगजेब, बाबर और तुगलक है कि वो तो चले गए लेकिन अपनी औलादे यहाँ छोड़ गए। तो ये लोग उन्हीं के मंसूबे पूरे कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि क्या ये सच में भारतीय, इनका डीएनए चेक करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारतीय हो ना, वो शायद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद होते हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन एक भारतीय का इस तरह से बोलना अपने ही देश के विरुद्ध में और पाकिस्तान का पग पग पर समर्थन करना। अब देखो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, या अभिनंदन का वापसी हुई, तो इन सब मुद्दों पर आपने कांग्रेस के रिएक्शन देखे थे। इवन अभी जो कोविड का जो हमारा काल चल रहा है, और आप देखो कि भारत की जो सिस्टम है और भारत की जो गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटी फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, 130 करोड़ है हम, कोई 20-30 करोड़ नहीं है हम लोग। तो आप सोचो कि इतने बड़े पैमाने पर भारत सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते। हर रोज सुबह उठ के राहुल गांधी का आपने ट्वीट पढ़ा होगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन चाणक्य की वो बात भी फिर याद आती है कि विदेशी माँ की कोख से जनी संतान कभी देश की नहीं हो सकती, और क्योंकि इस पार्टी को एक विदेशी महिला चला रही है, तो आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन मुझे दुख तब भी होता है सिमिलरली कि जो कांग्रेसी या उनकी मानसिकता के जो लोग है या उनके समर्थक है, क्या उनको कभी आत्मग्लानि नहीं होती? क्या उनकी आत्मा कभी उनसे सवाल नहीं करती कि वो तो कर रहे हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल गेन है, उनका अपना एक एजेंडा है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो इनको समर्थन करके? और यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रेंज चीज ये आती है कि हम इस देश का भविष्य किसके हाथ में सौंप के जा रहे हैं? क्या कांग्रेसियों को कभी ये नहीं लगता, या जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो तो खैर हमने माना कि वो तो है ही ऐसे गिरे हुए, लेकिन कांग्रेसी पर मुझे ज्यादा तरस आता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मतलब देश के खिलाफ बात करने वालों के लिए इस हद तक आप समर्थन करोगे? एटलीस्ट अपनी आर्मी पे तो भरोसा रखो। ये उस पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है कि जिस देश को पूरी आर्मी चलाती है और आर्मी मैनिपुलेट करती है, डोमिनेट करती है और तानाशाही करती है, और हमारे देश में इतनी डेमोक्रेसी है, इतनी फ्रीडम है कि हर रोज सुबह उठ के ये प्रधानमंत्री को गालियां बकते हैं। और फिर भी आप देखो, मणिशंकर अय्यर के कमेंट या दिग्विजय सिंह के या इनके हर एक नेता के आप कमेंट उठा के देख लो, राहुल गांधी से लेके सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तक भी कैसा बोलते हैं
तो मुझे ये बस एक चीज चुभती है कि वो तो ऐसे है, लेकिन उनके समर्थक, क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो देश की खिलाफत कर रहे हो और आप उनका समर्थन कर रहे हो? और फिर मुझे वापस ये दिमाग में आता है कि अच्छा, यूं ही देश गुलाम थोड़ी था, जयचंद तब भी थे, जयचंद अब भी है, मीर जाफर तब भी थे, मीर जाफर अब भी है, सिर्फ चेहरे बदल गए, फर्क क्या है? तो आप जैसे लोगों का दायित्व है कि हम भारत के सिटीजन हैं, हम नैतिक, हमारे कुछ मूल्य है, हमारे दायित्व है, वो हम निभा रहे हैं। जितना भी बन पाए, जितना आपसे बन पाता है आप करते हो, मुझसे बन पाता है मैं करती हूँ, और लोगों को जगा रहे हैं कि देखो अपने देश का हाल, और किन पर भरोसा कर रहे हो। तो मैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ इसका जवाब दूंगी कि उनको सोचना है जो ऐसे लोगों को समर्थन करते, कि क्या आप सही कर रहे हो या सही के साथ हो। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल पाता। अभी हाल ही में गाजियाबाद के लोनी में कुछ युवकों द्वारा एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई। उससे कथित तौर पर जय श्री राम के नारे भी लगवाए, जिस पर राहुल गांधी जी ने भी प्रभु श्री राम के भक्तों को लताड़ लगाई। काजल जी, देश में ऐसा क्यों है कि जब किसी अंकित सक्सेना का गला रेत दिया जाता है तब ये लोग खामोश रहते हैं, और किसी अब्दुल की दाढ़ी काटने पर शोर मच जाता है? देश में किसी हिंदू का गला कीमती है या दाढ़ी के चार बाल? देखिए, ये लोगों का काम है एक एजेंडा के तहत कार्य करना। ये लोग बहुत क्लियर है अपनी थॉट में, इनको हिंदुस्तान, हिंदुत्व, इससे परेशानी है। और क्योंकि इनका वोट बैंक, इसी वजह से तो कांग्रेस, आप देखो कि पुडुचेरी जैसे छोटे से यूनियन टेरिटरी से भी इनका सफाया हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी जो ये मानसिकता है, देश अब समझ चुका है, देश में कम्युनिस्ट भी खत्म हो चुके हैं, हर राज्य से चले गए केरल के सिवाय। तो देश के लोग जागरूक हो रहे हैं। आप जैसे लोगों को मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आप देश के लोगों को जागरूक कर रहे हो अपने चैनल के माध्यम से, कि लोगों को समझ में आ रहा है कि इस तरह की मानसिकता चल नहीं सकती है। आप पर्टिकुलर एक प्रोपोगेंडा करते हो। इस देश में हिंदू, अब देखो, विक्टिम है, लेकिन बार बार हिंदू को कल्प्रिट दिखाया जाता है। और कैसे इन सब में ये चांडाल चौगड़ी इनको समर्थन करती है। देखिए, ये मुद्दा क्रिएट करते हैं, और चांडाल चौगड़ी मैं बोलती हूँ मीडिया, जिनका बहुत बड़ा हाथ है, कम्युनिस्ट, बॉलीवुड और ये हमारा विपक्ष, ये चांडाल चौगड़ी है। ये चारों मिलकर एक मुद्दा खड़ा करते हैं, मीडिया उसको गलत तरीके से स्प्रेड करती है। जैसे गाजियाबाद तो लेटेस्ट है, तो इसी पे बात करते हैं हम अभी, बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो कैसे प्रोपोगेंडा के अंतर्गत एक ताबीज बनाने वाले तांत्रिक, जो कि मुस्लिम था, और उसने ही एक मुस्लिम युवक को ताबीज दिया, और उनकी अंदर की कुछ खटपट हो गई, और जिससे उस मुस्लिम युवक ने ही उसको मारा, पीटा। और ये पूरा जो स्कैंडल इन्होंने रचा जय श्री राम का, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है कि राम मंदिर की लड़ाई 500 साल तक हमने जायज तरीके से लड़ी और हम जीते, और अब इन राम विरोधियों को हो रही है तकलीफ। तो ये तकलीफ, जो कहते हैं ना कि दर्द पेट में हो रहा है पर कह रहे सर दर्द हो रहा है, तो इनको मेन तकलीफ राम मंदिर से, आप समझो। लेकिन जय श्री राम को ये लोग पर्टिकुलर कहते हैं ना कि एक बात को आप 100 बार झूठ को रिपीट करोगे तो लोग उसको सच मानने लग जाएंगे। तो वही स्ट्रेटजी इस चांडाल चौगड़ी की। तो ये लोग एक ही जय श्री राम को बार 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 कंटिन्यू इतना बदनाम कर रहे हैं कि हमारा हिंदुइज्म ही बदनाम हो जाए, जो कि होगा नहीं कभी। हमारी सनातन संस्कृति की आज पूरे विश्व में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है, हर कल्चर, हर कम्युनिटी, हर देश इसके रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इनको, अगर इन्हें लगता है कि इनके मंसूबों में ये लोग सफल हो जाएंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। ये घटना सामने आई, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ योगी जी की कि उन्होंने प्रॉपर स्टेप लिया। ये झूठ फैलाने वाले जो वायर्ड से लेके जितने भी फैक्ट चेकर, ऑल्ट न्यूज, ये जितने भी लोग हैं, राना आयुब से लेके जुबैर वगैरह, आरफा, इन सब लोगों को बहुत जरूरी है दंडित करना, वरना ये इसी तरह से देश में अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई और बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये झूठ फैलाने की फैक्ट्री है जिसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है ना कि ऑल टुगेदर मिलकर सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, लेकिन जब हिंदू के लड़के को सरेआम अंकित सक्सेना का गला रेता था, इनमें से कोई नहीं बोला था, क्योंकि इनको फंडिंग इतने बड़े पैमाने पर फॉरेन से हो रहा है कि ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद चारों अपनाकर हिंदुस्तान और हिंदुइज्म को बदनाम करो। तो ये अपने एजेंडा में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अगेन कहा कि हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, क्योंकि जीत तो हमेशा सत्य की होती है, और कठिनाई भी सत्य के सामने आती है।
और इन जितने झूठे लोगों ने झूठी स्प्रेड करी न्यूज, किसी ने माफी भी नहीं मांगी। और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, बॉलीवुड वालों का आपको पता है कि नेशनल और इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग होती है। तो हमने एक ट्वीट भी पढ़ा था, एक बंदे ने लिखा था जुबेर के ट्वीट को कोट कर कर के भाई सारी इंटरनेशनल मीडिया को आप टैग करो ताकि पता चले इंटरनेशनली कि भारत देश में श्री राम के नाम पर माइनॉरिटी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जो प्रोपोगेंडा रचा जाता है ना, ये बड़े मतलब क्लियर है इनके कि हम लोगों को भारत को ध्वस्त करना है और उसके लिए सब कुछ करेंगे। मसलन देश के 100 करोड़ लोगों को एक बात समझनी होगी कि जिन्हें कमलेश तिवारी, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी या रिंकू शर्मा की हत्या से जिन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता और वो लोग अब्दुल की दाढ़ी पर विलाप शुरू कर देते हैं, तो सोचिए वो किसके साथ है। तो उनको ये सोचना पड़ेगा। देखो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी हिंसा का मैं समर्थन नहीं करती हूँ। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन और मैं चाहती हूँ कि हर एक कम्युनिटी को, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबको अपने अपने धर्म की आस्था रखने का इजाजत है। कोई भी बोली, जिसकी अपनी अपनी जो बोली है उस बोली में वो बात करते हैं, अपना अपना अलग खान पान है। अनेकता में एकता, यही तो मेरे देश की विशेषता है। मुझे किसी और धर्म से इशू नहीं है, लेकिन कोई इंसान को मैंने ये हक नहीं दिया कि बार बार मेरे धर्म को टारगेट करेगा। और अगर करता है वो इंसान टारगेट तो मैं आऊंगी बचाव के लिए, और मेरा बचाव करना अगर उन्हें एक्सट्रीमिज्म लगता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंकित सक्सेना के लिए आवाज उठाना उनके लिए एक्सट्रीमिज्म है तो हाँ मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर मेरे श्री राम की रक्षा करना एक्सट्रीमिज्म है तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। श्री राम को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना अगर उनको एक्सट्रीमिज्म लगता है तो हाँ मैं एक्सट्रीमिज्म हूँ। हमारी बहू बेटियों की रक्षा के लिए लव जिहाद पर कानून बनाना और उसके लिए लड़ना अगर एक्सट्रीमिज्म है तो हाँ मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ। लेकिन हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है और मैं ये हक किसी को नहीं देती कि मेरे धर्म को बदनाम करे, बर्बाद करने की कोशिश करे। तो मैं हर पग पग पर इनके लिए रास्ते का कांटा बनूंगी और इन लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगी अगर ये लोग इसी तरह से मेरे भाई बहनों को परेशान करेंगे तो। काजल जी, आपने लव जिहाद का जिक्र किया तो एक सवाल खड़ा होता है कि लव जिहाद करने वाले शिकारियों को कोर्ट में बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील खड़े हो जाते हैं, क्या ये भी सोची समझी पॉलिसी है? देखिए ये ना कपिल सिब्बल है या इनके कांग्रेस के जो भी वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी है, ये लोग आप देखो कि हर एक ये आधी रात को उस याकूब मेनन के लिए रात को 3 बजे कोर्ट खुलवाते हैं और राम मंदिर के विरोध में कपिल सिब्बल केस करता है, केस लड़ता है और कोर्ट के सामने ये रखता है कि भाई राम मंदिर का आप जजमेंट अभी मत दो, 2019 के चुनाव के बाद देना। और बार बार वो तारीख पे तारीख बढ़ाता जाता है कपिल सिब्बल। तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात ये है कि ये लोग क्यों इतने ज्यादा देश विरोधी है। देखो आप और मैं कभी, हम लोग क्यों नहीं देश विरोधी बातें करते, इसके गहन में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो कभी कोई चीज का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि मरने का कारण क्या है। तो उसी तरह से इनकी मानसिकता का पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है कि ये जिस मानसिकता के लोग हैं कपिल सिब्बल टाइप के, ये क्यों भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए, हर उस एंटी नेशनल एक्टिविटी को ये लोग क्यों सपोर्ट करते। अब देखो सिमी टेररिस्ट का जो एनकाउंटर हुआ था उसपे वो सोनिया गांधी फुट फुट के, बाटला हाउस एनकाउंटर पर फुट फुट के रोई। सिमी टेररिस्ट का जो एनकाउंटर था उसको इन्होंने झूठा बताया था। तो आप बताओ कि ये लोग किस तरह से दावा करते हैं कि इनके हाथ में हम भारत की सत्ता सौंपे। ये तो आप और मैं लकी है कि 2014 में मोदी जी आ गए, वरना और 10 साल कांग्रेस रहती तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि हमारा नामो निशान उस तरह से मिट जाता जिस तरह से पारसियों का मिट गया है। आप समझ रहे हो ये पूरे धर्म को कैसे ये लोग टारगेट करते हैं। और लव जिहाद के लिए, मैं तो गुजरात से हूँ, हमारे गुजरात में लव जिहाद कानून बिल रखा था, पास भी हो गया और 4 दिन पहले इम्प्लीमेंटेशन में भी आ गया है और गुजरात में लव जिहाद कानून बन गया है। मैं तो बहुत लड़कियों को रेस्क्यू करती हूँ। ये लोग माइनर लड़कियों को टारगेट करते हैं और जो टारगेट करने वाला लड़का होता है ना वो उम्र में 8-10 साल बड़ा होता है। इन लोगों को इनका पूरा फंडिंग होता है, चैनल होती है इनकी छोटी छोटी। अब देखो एक छोटी सी मस्जिद से लेके इनकी दिल्ली वाली जामा मस्जिद तक ये लोग सब कनेक्टेड होते हैं और इनको फंडिंग होती है कि हिंदू की लड़की में ब्राह्मण की लड़की फंसाओ इतने रुपए मिलेंगे, पंजाबी की लड़की फंसाओ इतने रुपए मिलेंगे, जैन की लड़की फंसाओ 5-7 लाख रुपए मिलेंगे, ये राजपूत की लड़की फंसाओ तुम्हें 6 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह से प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में शादी होने के बाद इनको 8-10 लाख रुपए देते हैं और फिर एक आधा बच्चा पैदा कर ये लोग इनको छोड़ देते हैं या फिर आईएसआईएस को बेच देते हैं या उनकी टेररिस्ट में इन टेररिस्ट बनाकर उनको वहां भेज देते हैं। मतलब उनकी एक लड़की की सिचुएशन इतनी खराब कर देते हैं कि वो लड़की वापस आने का सोच भी रही होती है ना तो वो नहीं सोचती है।
क्योंकि उसको इस तरह से ये लोग फंसा देते हैं। तो बहुत जरूरी है, मैं तो चाहती हूँ पूरे देश में लव जिहाद का कानून बने, हमारी लड़कियां बचनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इनके पीछे पीएफआई जैसे संगठन खड़े हैं जो ऐसे वकीलों को खड़ा कर देते हैं। देखिए सिमी जैसी, मैं आपने जब पीएफआई का नाम लिया ना, तो मैं आपका 1 मिनट के लिए समय लेना चाहूंगी कि जब सिमी को बैन किया ना, सिमी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके बाद उसकी क्लोन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बना दी पीएफआई। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है कि जकात के नाम पर या फिर धार्मिक कार्य के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, स्कॉलरशिप के नाम पर अपनी कम्युनिटी से पैसा लेती है। बाहर इनके जो इस्लामिक स्टेट है वहां से इनको बहुत फंडिंग होती है, और वो पैसा ये लोग क्या करते हैं, लोगों को इनके ही कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम लड़कों को कट्टर बनाने में ये वो पैसा डालते हैं। और ये पूरा चैनल स्टार्ट होता है मदरसे से लेके, इनके मस्जिद से लेके, और इस तरह से ये लोग बहुत माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी पीएफआई को बैन करने की, और 2 दिन पहले हमें सफलता मिली है कि पीएफआई को कंप्लीटली भारत सरकार ने आईटी रिटर्न के जो भी इनको बेनिफिट्स मिलते थे एज अ एनजीओ जो थी ये, और इसको जो बेनिफिट मिलते थे वो सारे खत्म कर दिया। विदेश से जो भी फंड आएगा, तो जो बंदा इनको फंड दे रहा है उसको भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, और भारत में रिसीव हो रहा है अगर वो फंड, तो इनको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, और उस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट इनको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब हमारा नेक्स्ट कदम ये है कि हम इसको बैन करें। मैंने तो बहुत मुहिम चलाई है, आप देखेंगे भी अगर ट्विटर पे या मेरे वीडियोस भी देखेंगे, तो मैं तो पीएफआई को बहुत एक्सपोज करती हूँ। काजल जी, आपने ट्विटर का जिक्र किया। सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म पर आप अपनी विभाग राय रखती रहती हो, लेकिन सरकार आजकल ट्विटर से बड़ी नाराज है, या ट्विटर की डिजिटल तानाशाही से। राजीव जी, ये जो ट्विटर है, ये क्या है, मॉडर्न वर्जन का ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अपनी तानाशाही हमारे देश में चलाने की कोशिश कर रहा है। आप देखो कि अमेरिका का जैसे पूरा इलेक्शन ट्विटर ने मैनिपुलेट किया, वैसे ट्विटर को लगता है कि आने वाले भारत में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसको ये मैनिपुलेट करेगी। तो ये कतई नहीं होगा। इनको समय रखते रोकने की बहुत जरूरत थी, जो कि भारत सरकार ने बिल्कुल सही स्टेप ली है। कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में आके अपनी तानाशाही नहीं कर सकती, उससे हमारे देश की नीति और नियम मानने ही पड़ेंगे, और उस लॉ को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारे घर में मान लीजिए कि कोई मेहमान आता है, तो हम उस मेहमान को रहने देते हैं, पर वो अगर हमारा बाप बनेगा हमारे घर में रह के, तो क्या हम चलाएंगे? तो बहुत सिंपल लॉजिक है ये, जितने सिंपल तरीके से मैं समझा पाऊंगी। तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि कोई विदेशी कंपनी आकर हमारे देश में तानाशाही नहीं कर सकती है। और क्योंकि ट्विटर जो है वो हमें पता है, चाहे फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, ये सब लेफ्ट लीन है। सिलिकॉन वैली पूरा का पूरा लेफ्ट लीन है, और इनका काम ही ये है। जॉर्ज सोरस का इतना बड़ा फंड इनको मिल रहा है, और जॉर्ज सोरस लगा हुआ है हमारे देश को टारगेट करने में। उसको भारत से हिंदुइज्म खत्म करना है, उससे भारत में कम्युनिज्म कंप्लीटली सबकी रगों में चढ़ा देना है। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि आप देखो, राइट विंगर के अकाउंट उड़ते हैं, राइट विंगर को सस्पेंड करते हैं। कंगना को सस्पेंड कर लिया। अब देखो, कंगना ने तो कभी ऐसा कुछ लिखा भी नहीं, और ये लोग खुलेआम फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, ये ब्लॉक नहीं होते। अमनतुल्ला खान तो खुलेआम धमकियां देता है, दंगे करवाने की धमकियां देता है, मारने काटने की धमकियां देता है, लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। और आप मेरे ट्विटर का पिंड ट्वीट देखिए, जिसमें भीम आर्मी चीफ का तथाकथित दलित नेता चंद्रशेखर रावण मुझे कितनी घटिया भाषा का प्रयोग करते हुए मुझसे बात कर रहा है। मुझे कितनी गालियां दी है इस बंदे ने, और बहुत ही घटिया लेवल की गालियां दी है, पर इसका अकाउंट फिर भी नहीं उड़ा। आप सोचो, बहुत मल्टीपल कंप्लेंट्स हुई थी। कम से कम चंद्रशेखर रावण के लिए हमने ट्विटर में 15 से 20 हजार कंप्लेंट्स गई है, फिर भी इस बंदे का अकाउंट नहीं उड़ा। और हम जय श्री राम लिखते हैं, हमारा अकाउंट उड़ जाता है। तो यहाँ पे लोगों को समझना होगा कि इस देश में रहना है तो इस देश के नीति नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ट्विटर कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन हेटफुल स्पीच में आ रहा है? उनको जय श्री राम हेटफुल स्पीच नहीं लगती है, मतलब जय श्री राम हेटफुल स्पीच लगती है। और अगर हम कहीं भी मुल्ला लिख देंगे या मुस्लिम लिख देंगे या रेडिकल इस्लाम लिख देंगे, हम ब्लॉक हो जाते हैं, जबकि हम तो सच बता रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो इस्लामोफोबिया हो जाता है। काजल जी, हिंदू फोबिया कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, शायद यही इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा, सही बात बोली आपने। काजल जी, आप हिंदुस्तान हिंदुत्व के पक्ष में लगातार राष्ट्र विरोधी शक्तियों को अपने ट्वीट और वीडियोज के माध्यम से जवाब देती रहती हो। क्या आपको नहीं लगता कि आप घोर सांप्रदायिक हो? देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी एक जवाब दिया था कि अगर हम अंकित सक्सेना का गला रेतने पर कोई आवाज नहीं उठाता है,
और मैं आवाज उठाती हूँ तो मैं कैसे सांप्रदायिक होती हूँ? अगर गीता के साथ गैंगरेप होता है, कोई बुद्धिजीवी चांडाल चौकड़ी उसके लिए आवाज नहीं उठाते, कोई जंतर मंतर पर धरना नहीं देता या कोई कैंडल मार्च नहीं करता, और मैं आवाज उठाती तो मैं सांप्रदायिक हो जाती हूँ। मतलब इस देश में पता है सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या हुई है? इस देश में सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये लोग ये स्थापित करने पे लगे हुए कि आप मुस्लिम आइडियोलॉजी को अपनाओ, मुस्लिम जो करे उसको अपनाओ, देश के सभी संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का होना चाहिए, और इनके खिलाफ अगर आप बोलोगे या इन्हें गलत दिखाने की कोशिश करोगे तो आप सांप्रदायिक हो जाओगे। गीता के लिए आवाज उठाना सांप्रदायिकता कैसे हो सकती है? मैं तो जस्टिस फॉर ऑल की बात कर रही हूँ। अगर आशिफा का हुआ है तो गीता का भी हुआ है। क्यों उस मुद्दे पे चर्चा नहीं होती? क्यों सिलेक्टिव मुद्दे उठाए जाते हैं? क्यों सिलेक्टिव प्रोटेस्ट किया जाता है? क्यों सिलेक्टिव एजेंडा के तहत ये लोग अपना कार्य करते हैं? और ये प्ले कार्ड लेके पूरी बॉलीवुड गैंग आ जाती है। कभी आपने इस बॉलीवुड गैंग को हिंदू बेटी बेटियों के ऊपर हुए बलात्कार पर प्ले कार्ड लेकर आते हुए देखा है? चंदन गुप्ता को सरेआम मार दिया गया था दिल्ली में। उसका कसूर ये था कि उसने तिरंगा यात्रा निकाली। तो क्या इस देश में तिरंगा यात्रा निकालना सांप्रदायिकता हो गई? भारत तो जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का भी है। टैक्स हम भर रहे हैं, बेनिफिट्स वो सारे ले रहे हैं, और फिर भी हम लोग सांप्रदायिक हो रहे हैं। कैसे? आप बताइए। हमारे टैक्स के पैसों से वो सब्सिडी ले रहे हैं और फिर भी सांप्रदायिक हम हो रहे हैं। अपने हक की बात करना सांप्रदायिकता कैसे हो सकता है? कोई मुझे समझाए। और अगर उनको ये लगता है कि ये सांप्रदायिकता है तो सॉरी, मुझे उनके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मर्जी मुझे एक्सट्रीमिस्ट कह दो, फेनेटिक कह दो, जो मर्जी कह दो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं सत्य का साथ दे रही हूँ और मैं सत्य देश के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग गांधारी बन के बैठे हुए, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो गांधारी हूं नहीं और ना ही गांधारी की तरह जी सकती हूँ। मुझे तो ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट ही कहना आता है। अब उससे उनको दिक्कत होती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मसलन इन्होंने जो गंगा जमनी तहजीब का सीरा डाल रखा है, आप उसमें नमक डाल देती हो। नहीं, मैं नमक तो नहीं डालती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताती हूँ कि शीरे में देसी घी का प्रयोग हुआ है या डालडा घी का प्रयोग हुआ है। और वो बताना, अगर इन्हें लगता है कि गलत है, तो जो गलत करने वाले को गलत नहीं लग रहा है, तो गलत को गलत बताना और एक्सपोज करना कैसे गलत हो जाता है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। अभी रिसेंटली आपको, मैं तो आपकी ऑडियंस को भी कह रही हूँ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, मैं कृतज्ञ हूँ आपकी कि आपने मुझे मौका दिया। इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस को मैं कहूंगी कि प्लीज आइए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव होइए। हमारा जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पे है। और पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो यंग लड़कियां है वो इंस्टाग्राम पे है, पर यंग लड़के हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है। और मुस्लिम मेजोरिटी लड़के इंस्टाग्राम पे है, और वो इंस्टाग्राम पे 15 साल से 17 साल 18 साल की लड़कियों को, माइनर लड़कियों को टारगेट करते हैं। फैमिली मैन 2 में जो बात बताई है ना कि वो 15 साल की लड़की को सलमान जो है कल्याण बन के इंस्टाग्राम के माध्यम से अप्रोच करता है, वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से ही हमारी लड़कियों को अप्रोच करते हैं। मैंने जब ये बताने की कोशिश की ना, कैन यू इमेजिन, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलर एक छोटे से 1.5 मिनट के वीडियो में कितनी गालियां पड़ी है मालूम है? 20,000 से ज्यादा गालियां पड़ी, और वो मेरा वीडियो इन जिहादियों ने हटवाया इंस्टाग्राम से। और वो आप गालियां देखोगे ना, पूरी की पूरी 20,000 गालियां, सारे के सारे मुस्लिम लड़के। हमारा हिंदूवाद था ही नहीं, है ही नहीं इंस्टाग्राम पे। एंड आप मोर इसमें देखो कि अभी भी आप स्क्रॉल करेंगे मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो मेरे बच्चों की फोटोग्राफ्स के साथ में मेरे फोटो है। तो मेरे बच्चों को भी उन्होंने इतनी गंदी गालियां दी है, छोटे छोटे बच्चों को। तो यहाँ से इनकी मानसिकता पता चलती है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो टीनेजर लड़कियां वो जाके देखें इनकी मानसिकता, कि इन शाकालाका बुम बुम जैसे दिखने वाले लड़कों के लंबे से ऊंचे बाल और इनकी लिपसिंग पर आप पागल हो जाती है। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये लड़कों का चाल चरित्र, चेहरा कैसा, और इनको कैसे संस्कार मिलते हैं मदरसा में, और इनको कितना रेडिकल बनाया जाता है। तो ये हमारा कर्तव्य है, और मैं इन सबको बोलती हूँ कि प्लीज आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा आओ और सनातन धर्म संस्कृति को बचाओ, हमारी संस्कृति को बचाओ, जो हाईजैक कर रखी है इन माइनॉरिटी ने वहां पे मेजोरिटी बन के। इसका अर्थ ये है कि ये लोग इंस्टा पर बहुसंख्यक है और देश में अल्पसंख्यक का शोर मचाते रहते हैं। भाई मैं कह रही हूँ, ये माइनॉरिटी इंस्टाग्राम पे मेजोरिटी बन के बैठी है, और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को सरेसर कुचलने की कोशिश तो करती है, पर गालियों की इंतहा पार करते हैं, धमकियों की इंतहा पार करते हैं। इनके लड़के तो लड़के, इनकी लड़कियां भी इतनी गंदी गालियां देती है जो हम कभी सोच नहीं सकते।
और मेरे फोटोशॉप करे इन्होंने फोटो, इतने गंदे, इतने भद्दे, और उस फोटोशॉप को वो लोग वायरल कर रहे हैं। अब सोचो, मेरे टीनेजर बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता कि ये फोटोशॉप फोटो है, उन्हें समझाना पड़ता है। मैं ये तो ठीक है कि मेरे बच्चों के साथ मैं बड़ी फ्री हूँ और मैं उनको बता रही हूँ कि ये जो फोटोज जो घूम रही है, ये कैसे पहचान होती है कि ये फोटोशॉप पिक्चर है। कोई फ्रेजाइल माइंड का बच्चा हो तो वो तो बेचारा सुसाइड कर ले, और करती है लड़की। आपने देखा कितनी टिकटॉक की 15, 16, 17 साल की लड़कियों ने सुसाइड किया है। क्यों सुसाइड किया, आपको हाँ, रीजन बहुत पता है? क्योंकि इन लड़कों ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया है, इसलिए ये लड़कियों ने परेशान होकर सुसाइड किया है। जो बात कभी बाहर आएगी नहीं, मीडिया लाएगी नहीं, क्योंकि इसमें विक्टिम हिंदू लड़कियां है और कल्प्रिट मुस्लिम लड़के हैं, तो आएगा नहीं सामने। सो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई बहनों को जोड़ूं और हमारी लड़कियों को वहां से बचाऊं, क्योंकि लव जिहाद शुरू ही ऑनलाइन इंस्टाग्राम से हो रहा है, ये सत्य है। आपने एक बार फिर अपने अंदाज में बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी। रंग दे बसंती के दर्शकों को अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर आपका आभार। दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि वो काजल जी के इस राष्ट्रहित की इस बेबाक आवाज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही काजल जी को इंस्टा पर भी अधिक से अधिक फॉलो करें। उन लोगों को भी जवाब दे जो हमारे धर्म संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। इनका इंस्टा का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जी धन्यवाद राजीव भाई, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और एक बार फिर से आपको और आपकी ऑडियंस को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ, और मैं उनकी कृतज्ञ रहूंगी कि वो इस मुहिम में आपको, मुझको, हम सबको समर्थन कर रहे हैं, जाग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगा रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।